अपने सभी मित्रों से नमस्कार करता हूं। आज बातों बातों में के 65वें भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे मेहमान भारतीय सिनेमा के जाने माने कलाकार श्री मुकेश तिवारी हैं, जिनसे हम आज जीवन और सृजन के स्थूल परिधि में बात करना चाहेंगे। उनके बारे में सभी हमारे हिंदी सिनेमा के दर्शक, हिंदी फिल्मों से लगाव रखने वाले सभी साथी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं निश्चित रूप से ये बताना चाहूँगा कि लगभग 22 वर्ष उनको इस हिंदी सिनेमा संसार में, भारतीय सिनेमा के संसार में हो चुके हैं। भारतीय सिनेमा में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने दक्षिण भारतीय भाषाई फिल्मों में बहुत काम किया और आज भी कर रहे हैं लगातार। तो उनकी एक अपनी प्रतिष्ठा है, और चूँकि थिएटर उनका बैकग्राउंड रहा है तो किरदार को लेके जो उनका जोर रहता है, आप सब उनको उनके किरदारों की वजह से ही जानते हैं। चाहे पहली फिल्म चाइना गेट हो, चाहे अब की फिल्म वसूली भाई, जिसमें गोलमाल रिटर्न, जिसमें वसूली भाई का उन्होंने किरदार किया था। तो ऐसे कलाकार से उनके जीवन सृजन को लेकर बातचीत करना बहुत सुखद रहेगा। ये आपको बताना चाहूँगा कि वो मध्य प्रदेश मूल के हैं। ये हम मध्य प्रदेश के रहने वालों के लिए बड़े गर्व की बात है। सागर जिले को बिलोंग करते हैं। वहाँ से दिल्ली, दिल्ली से बम्बई की उन्होंने यात्रा की और फिर वो दुनिया के चहेते कलाकार हो गए। इस समय आदित्य चौरसिया, रसिका, परेश जी, प्रतीक, नंदन चावड़ा, स्वाति चंद्रा जी, सीरज भाई, जैनी शबनम जी, अभिजीत भाई, अभिजीत सुदाने जी, केदार वेद जी, शुभम, उर्मिला जी और प्रतिभा व्यास, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम को सुनने आप पधारे हैं। पीता गडकरी जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। सभी को नमस्कार मेरा। एक अलग सा कुछ संवाद उनसे आज हमारा होने जा रहा है। दरअसल बहुत सारी फिल्मों में काम करते हुए उन्होंने जो अपनी एक पहचान बनाई है, वे निर्देशकों के अभिनेता तो रहे ही, खास तौर से स्वयं भी किरदार के लिए बहुत मेहनत करते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो बावजूद इसके कि एक हिंदी सिनेमा का जाना पहचाना और चहेता सितारा है, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। कोई किसी भी तरह का सितारा एटीट्यूड उनमें दिखाई नहीं देता। इस तरह से ऐसे कलाकार से मिलना अपने आप में बड़ा अनुभव साध्य रहता है, और जिससे भी वो जब भी मिलते हैं बड़े अच्छे संस्मरण छोड़ जाते हैं, अच्छी यादगार छोड़ जाते हैं। ऐसे कलाकार से मिलना निश्चित रूप से अनुभव साध्य होता है। हम चूँकि भोपाल में रहते हैं और सागर और बम्बई के रास्ते भोपाल अनेक बार उनके आते जाते पड़ता है, तो ये मैंने देखा है कि भोपाल वो अक्सर खूब आते हैं, खूब रहते हैं और सभी लोगों से खूब अच्छे से मिलते जुलते हैं। रितेश भाई, आपका भी स्वागत करते हैं और हम सब उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 6 बजकर मुझे वही ध्यान है जो 4-6 दिन पहले तक हम 6:30 बजे का समय रखे हुए थे। अब तो करीब 7 बजे का समय हो गया है। 7:05 पर मुकेश भाई का आगमन होगा और हम उनसे आपकी बातचीत को शुरू करेंगे। मैं देख रहा हूँ, चेक कर ले रहा हूँ, 7:04 हो गया है। वो थोड़ी देर में हमारे बीच में होंगे और ये बातचीत होगी। हाँ, अच्छा, ये सभी मैं मित्रों से कहना चाहता हूँ कि कोई भी हमारा उनसे ये आग्रह ठीक नहीं होगा कि कोई भी संवाद वो बोलकर बताएं, लेकिन ये ज़रूर है कि वो अपनी जर्नी को लेकर जिस तरह से बात करेंगे उनको आप धैर्य से सुनिएगा, क्योंकि कलाकार के लिए इसमें ये बहुत कोई ज़्यादा आकर्षक, दर्शकों से ऐसी आकर्षक चाह नहीं मानी जाती कि कोई डायलॉग बोल के बताए, क्योंकि हर समय संवाद बोलने की मन स्थिति में कलाकार नहीं रहता। तो ये ज़रूर है कि हम उनसे सुनेंगे, बल्कि कि एक पूरी यात्रा, इतनी बड़ी यात्रा कैसे की, किस तरह से वे सिनेमा में सबके चहेते चेहरे बने और किरदारों में अलग अलग तरीके से उनकी आवाजाही, उसका क्या अपना एक
क्रिएटिव प्रोसेस है उसको लेकर हम बात करेंगे। वो कई भाई आ चुके हैं, मैं उनको बस उनका स्वागत करता हूँ, उनको रिसीव कर लेता हूँ। एक प्रक्रिया जो नेटवर्क से जुड़ने की है, नेटवर्क के माध्यम से उनको रिसीव करने की मैं बिल्कुल सही। अंश, आपने ये बहुत अच्छी बात की है कि वो बेहद जमीनी इंसान है और उनके साथ होते हुए आप भले ही एहसास करें कि वे बेहद ऊंचाई पर, लेकिन वे ये एहसास कभी नहीं होने देते कि हम उनके सामने। बहुत सहज, बहुत अच्छी बात की वास्तव में। ऐसे ही कलाकारों से मिलकर हमको बहुत अच्छा लगता है। मानसी जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। श्रद्धा गंगेली जी, आपका भी स्वागत है। आपके सागर के मुकेश भैया बस आते ही होंगे, आ गए हैं, बस मिलते ही होंगे। वीडियो पे नहीं ले पाएंगे श्रद्धा। आज मुकेश भैया का दिन है ना, मुकेश भैया से बात करेंगे। कहीं कुछ है बीच में छोटी मोटी बाधा, उनको मैं अपनी फिर से अपील भेज रहा हूँ। मुकेश भैया को प्रणाम कर रहा हूँ। नमस्कार सुनील भैया। आपके क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? सुखद हूँ, और लेकिन मैं जानता हूँ कि आपकी अवस्था आज कुछ ठीक नहीं होगी, क्योंकि आज आपकी माता जी की पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले मेरा माँ के चरणों में चरणवंदन, श्रद्धा सुमन और बहुत बहुत श्रद्धा नमन उनके लिए। उनकी यादें आपको हमेशा आपके मस्तिष्क पटल पे, आपके मन में, आपके हृदय में रहती हैं। और कई बार आपने कहा भी है कि हम सेम बोट ब्रदर रहे हैं, कि एक ही नाव पे सच सवार में। हैं हम लोग। सो दुखी मत होइएगा, और मैं आपको ढांढस दे रहा हूँ, आप मुझे ढांढस दे रहे हैं। सो एक बार पुनः उनके चरणों में मेरा नमन। आज सचमुच में वो आज उनको 5 साल हो गए हमसे, हमारे बीच से गए हुए। और यही महीना आपके साथ भी उसी तरह के दुख का रहा। ये है कि शायद आपके यहाँ माता जी को गए हुए शायद 2 या 3 साल हुए हैं। हाँ, उनको भी 6 वर्ष हो गए हैं। और 6 वर्ष हो गए। 6 वर्ष हो गए माता जी को। तो ये सब हम सबके जीवन में खासतौर से मैंने देखा कि आप जब पहली बार जब वहां से सागर से लौटे थे और आपने बम्बई जाकर वो पोस्ट किया था, तो मैं उससे बहुत अटैच हुआ था और मैंने ये महसूस किया था कि ये दुख कितना बराबर का है। और ये सबके जीवन में माँ का जो स्थान होता है वो अद्भुत होता है। और हमको आज भी, मैं जैसे बचपन की बहुत सारी घटनाएं याद कर रहा था, और मैं यही याद कर रहा था कि हम लोग की माओ के साथ एक तो ये रहा है कि बहुत लाड़ दुलार हमको नहीं मिलता रहा, वो बहुत कड़ा अनुशासन और हम लोग के अनुशासनहीनता पे पिटाई उटाई, ये सब तरह के तजुर्बे रहे हैं। लेकिन उस सब के बाद भी जैसे उन्होंने कहा कि
तुमसे प्यार बहुत करते इसलिए तुम मार बहुत ज्यादा खाते हो, तो ये भी एक सिद्धांत इसको हम लोगों ने मान्य किया। ये मैं अब जरूर आपसे मारने जानना का चाहूंगा। समय बीत चुका है, यदि अब मारते हैं तो मानव अधिकार में लोग चले जाते हैं। तो हाँ, वक्त बदल चुका है। आज बच्चे कह देते कि अगर हाथ लगाए तो पुलिस हाँ, में रिपोर्ट कर देंगे। तो शिक्षा दीक्षा और मुझे लगता है कि संबंधों में परिवर्तन आया है, और अब हाथ नहीं उठा सकते हैं तो आंख भी नहीं दिखा सकते। तो सच एक में परिवर्तन आया है। बच्चों से डरना पड़ता है पिता को। आपको पता है धर्म जी से जैसे हमारा बहुत अपनापन है, तो उन्होंने ये बात की थी एक बार कि बोले अब अगर बच्चों को कहीं कुछ गुस्से में कह दो तो बाद में उनका हालचाल लेना पड़ता है कि तुम ठीक तो हो। आधे पौन घंटे बाद प्रायश्चित करके जी उनके पास जाओ और उनसे पूछो कि सब बेटा ठीक है कि नहीं, और फिर अपन को ही सॉरी बोलना पड़ता है कि वो कुछ हो गया था ऐसा। जी जी। और नहीं तो वो कहते थे कि उनके पिता तो बहुत सख्त थे। हाँ, वो परिवर्तन है एक समय का, और उसको हमें स्वीकारना चाहिए, सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। आप आपके बचपन की तरफ चले, आप कुछ माँ की स्मृतियां साझा कीजिए। सागर सागर चलते, सागर के आसपास और भोपाल से बहुत से लोग हैं, दिल्ली बम्बई से भी लोग जुड़े हुए हैं। जी जी लेखन और कला जगत से जुड़े हुए। मैं जी उनका परिचय बीच में दूंगा आपको, लेकिन मैं आपको पहले आपकी स्मृतियों की ओर ले चलता हूँ। जी। कहें। कुछ सागर की याद हो, माँ की याद हो, बचपन की याद हो। बचपन कहाँ वो कोई भूल पाता है, और बहुत यादें हैं। और अचानक आपने प्रश्न पूछ लिया है तो मैं औचक हो गया हूँ। बचपन में मेरा एक बड़ा अच्छा संघर्ष था कि मैं घर में सबसे हाँ छोटा हूँ, और और मेरी बहन की ये इच्छा थी कि मैं अंग्रेजी स्कूल में पढूं, और क्योंकि हाँ हम सबके सब हिंदी माध्यम में पढ़े थे, लाल स्कूल, फट्टा स्कूल उसको कहते थे, तो सब हाँ चाहते हाँ। थे कि सबसे छोटा है तो उस पर प्रयोग किया जाए, इसको अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं। क्या बात। तो तैयारी करके मेरा नाम सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में लिखवा दिया गया, और बस आती थी, मुझे ले जाती थी, और मैं वहाँ पे जाके बैठ जाता था, बिल्कुल एक ऐसे जैसे कि नो मैंस लैंड में आज जाके आदमी बैठ जाता है। और मेरी हाँ कुछ हाँ समझ हाँ में नहीं आता था, वे सब अंग्रेजी में बतियाते थे, उनकी ड्रेस देख के मुझे अजीब सा लगता था। हालांकि उस पर मैं कोई टिप्पणी विशेष तौर पे नहीं कर रहा हूँ कि उनकी फॉलोइंग के आधार पे, लेकिन एकदम हाँ से हाँ। गांव के परिवेश का बच्चा, और बुंदेली बोली जाती थी मेरे घर में, अभी भी बुंदेली बोली जाती है, और वो भी ठेठ बुंदेली का परिवेश था। जी जी बिल्कुल। हिंदी मतलब हिंदी भी बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि मतलब जिसमें मतलब इतना बड़े बड़े शब्द यूज हो जाते थे, फिर तो ऐसा होता था। सो बुंदेली के परिवेश से उठ के एक प्रयोगधर्मी व्यक्ति को भेज दिया गया सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल। अब सेंट अच्छा। जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में उनकी एक रवायत थी कि आपको अंग्रेजी ही बोलना पड़ेगी। हाँ सो मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं अंग्रेजी बोलूं कैसे, कि घर में बुंदेली में बात होती है, ABCD सी तक तो सही था, और बिल्कुल। गॉड ब्लेस यू तक सही था, उतना तो याद हो गया था, लेकिन उसके बाद में मेरी समझ में ना आए कि मुझे क्या बोलना चाहिए। सो अंततः हाँ हाँ बाल बुद्धि ने निर्णय लिया, त्वरित निर्णय लिया कि अब मुझे चुप रहना चाहिए। हाँ और शायद वो एक बहुत बड़ा कारण था कि मैं अंतर्मुखी हो गया, और उस अंतर्मुखी की व्यथा कोई नहीं समझ रहा था कि घर के मुन्ना कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, और वहां पे जब उनकी जो हालत होती है, और मैं बाकायदा संज संवर के टाई वाई लगा के डब्बा अब्बा लेके पूरा बैग, और घर मुझे ऐसे विदा करता था जैसे मैं भारत और चीन की सीमा पे जा रहा हूँ। सो सब लोगों की आंखों में आशाएं थी, सब लोगों की आंखों में ये थी कि ये कुछ बनेगा लड़का, ये अंग्रेजी सीख के रहेगा। लेकिन हाँ तीसरी हाँ। कक्षा तक आते आते मैं बीमार रहने लगा, और अच्छा। मेरी समझ में नहीं आता था, तब भी मैं एक भी शब्द अंग्रेजी ना बोलूं, मैं औचक बस देखता रहता था टीचर की तरफ, ये मेरे से कुछ पूछ ना ले। और फिर हम्म। मैंने कुछ ऐसे अनुसार अनुनासिक और कुछ अजीब से एक्सक्लेमेटरी शब्द भी सीखे, हाँ हाँ हाँ, हम्म। इस तरीके से मैंने अभिव्यक्त करना शुरू किया। लेकिन मैं दोनों के पार्टों के बीच पिसा जा रहा था, एक बुंदेली परंपरा परिवेश का घर, और एक सेंट जोसेफ कॉलेज स्कूल का परिवेश, उसके बीच में मुन्ना पिस रहे थे। मेरा घर का नाम मुन्ना है। हाँ हाँ पिसते पिसते फिर मैं बीमार रहने लगा, तो एक दिन मैंने भाई से कहा, भाई मतलब मेरी माँ, तो मैंने कहा भाई ऐसा ना हो कि अब जब छोटे थे
लेकिन फिल्मों का प्रभाव काफी था घर पे। तो हम एक फिल्मी डायलॉग से हमने बोला कि ऐसा ना हो कि हम घर स्कूल से वापस ही ना आए। तो फिर माँ अच्छा। ने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने बताई ऐसी ऐसी स्थिति हो रही है और मैं परेशान हो रहा हूँ, मुझे बुखार रहने लगा है, और जैसे भी हमने व्यक्त किया होगा, लेकिन भाव यही थे। तो रातों रात घर में मीटिंग हुई, भाई ने फरमान सुनाया पूरे घर में कि कोई अंग्रेज स्कूल में ये नहीं पढ़ेंगे, लाल स्कूल में पढ़ेंगे ये। और नेक्स्ट डे मैंने फट्टा खरीदा गया। वो फट्टा स्कूल कही जाती थी, हमें अपना फट्टा लेके जाना पड़ता था। बैठने की बिल्कुल वहाँ कोई बिल्कुल। व्यवस्था नहीं थी, तो उस फट्टा, अच्छा बढ़िया फट्टा, घर के सबसे लाडले थे, सबसे छोटे थे, तो अच्छा वाला फट्टा खरीदा गया। और एक हम्म। बंदा मुझे साइकिल में बिठा के लाल स्कूल छोड़ के आता था और मैं पैदल वापस आता था। तब कहीं जाके मेरे चेहरे की रौनक वापस आई, और तब मुझे लगा कि मैं पूर्णतः अब अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता हूँ। तो ये घटना मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शायद इस घटना के कारण ही जो मैं अंतर्मुखी हुआ था, वो अपने आप को हाँ। व्यक्त करने की जो इच्छा मेरे अंदर जागृत हुई कि मैं अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता हूँ, और जी जी। शायद इसी कारण मैं अभिनेता बन पाया। हाँ हाँ। क्या हुआ? और एक घटना बड़ी प्यारी सी है, जो आप मारपीट की बात कर रहे थे, कुटाई की कर रहे थे, कि हम जहाँ गोपालगंज हाँ सागर में रहते हैं, हाँ हाँ तो हाँ गोपालगंज सागर के पास ही एक तालाब है। सागर का नाम हाँ। ही उस तालाब के कारण सागर पड़ा है। जी और जी बड़ा जी जी। खूबसूरत ताल है। और जैसे भोपाल का ताल है, यदि भोपाल में बिल्कुल से वैसे तालाब ही। अलग कर दिया जाए तो भोपाल की अस्मिता और उसकी पहचान ही खत्म हो जाएगी। सो वैसे एकदम ही सही। सागर का ताल है, लाका बंजारा जी ने बनवाया था। और हाँ हाँ। तो अब घर में सबसे छोटे थे, लेकिन निकलने नहीं दिया जाता था। एक बार मोहल्ले के बच्चों ने प्लानिंग करी कि तालाब में तैरने जाएंगे। हाँ हाँ। और तालाब के हाल बुरे हो, काफी बुरे थे उस वक्त की, भैंसें भी वहीं तैर रही होती थी। तो हम लोगों ने एक भैंसों के झुंड के आसपास वहां हम लोग तैरे। हाँ और क्योंकि भैंसों की पूंछ पकड़ के बचा जा सकता था, यदि बाय द वे आप डूब रहे हो तो भैंस की पीठ पे बैठ जाओ, उसकी पूंछ पकड़ लो, तो वो आपको पार लगा देगी। पार लगा दी। सो बहुत तैरे, और तैरने के बाद आंखें लाल थी, घर लौटे। लेकिन भाई हमें देख के समझ गई कि ये पक्का तालाब में तैर के आया है। तो हमारी ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई को समझ में कैसे आए कि ये तैर के आया है। हम कपड़े सुखा के आए हैं, सब कुछ है, लेकिन मैंने हाँ अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दिया था कि पूरा शरीर सफेद हो चुका था। हाँ। और यहाँ कहीं काई जमी थी, वहां कहीं काई जमी थी, तो माँ की नजर से नहीं बच सकते। तो भाई ने झाड़ू उठाई, क्या बात। हाँ और भाई ने झाड़ू उठा के मेरी पिटाई करी। और पहले घरों में बहुत बड़ी एक हौदी हाँ हुआ करती थी, आपको याद होगा, हाँ। एक बिल्कुल हर घर में बिल्कुल। हौदी हुआ करती थी, और हौदी में मुझे पटका। और हौदी कम से कम 5 फीट हाँ ऊंची होती थी, और बार बार डुबोए और बार बार बाहर निकाले। और हौदी में डुबो डुबो की मुझे कसम खिलाई कि अब कभी तुम तालाब तैरने नहीं जाओगे। सो ये मार कुटाई पे से याद आया कि मुझे हमेशा याद रहता है कि जिस बच्चे ने झाड़ू की पिटाई नहीं खाई, उसका ज्ञान अधूरा है, उसके संस्कार अधूरे हैं। सच में। ये तो है। मैं आप कह रहे हो जैसे बिल्कुल हमको भी हमारे माता पिता ने चाहा कि ये उसी तरह से सभ्य बने पढ़े लिखे, तो रीजनल स्कूल में एडमिशन करा दिया था KG 1 में। तो हम ऐसे रोते हुए चले आते थे, रोते हुए आते थे। तो वो महीने 15 दिन में फिर वो अंत में फिर सम्राट अशोक स्कूल माध्यमिक शाला में एडमिशन हुआ। तो वहां भी यही था कि स्कूल जाना मतलब रोते हुए जाना। जी और बाकी ताम झाम सब चाहिए, जो आप कहते हो ना कि जूता मोजा भी होना चाहिए, अच्छी यूनिफॉर्म हो, नया टिफिन होना चाहिए, बस्ता नया होना चाहिए, बरसाती भी चाहिए, भले घर के सामने स्कूल है, ये सब। और माओ का जो आपने कहा, जिस तरह से माँ पहचान गई कि ये नहा के आया है, कैसे आप नहीं जान पाए पर वो जान गई। जी पहले माँ जो थी अपने बच्चों का बड़ा ध्यान रखती थी। उनको मतलब ये पूरा निगाह देख के जानती थी कि किस रास्ते पे जा रहा। एक बार मुझे याद है, मैं 5-6 साल का था, वो घर के सामने शीशम का पेड़ था, उसमें कांटेदार तार लगे हुए थे जी ताकि कोई ऊपर ना चढ़ पाए। लेकिन उसके बाद भी हम 4-6 लोग चढ़ते थे ऊपर और अपना कुछ फली वली तोड़ते थे उसकी, जब उसका बीज निकाल के खाते थे, पता नहीं जहर वहर मोरा क्या था, लेकिन ये था कि खाना है। तो उसमें एक बार उतरते में पेट में से वो कांटेदार तार से पेट कट गया, लंबा खरोच आ गई लंबी। अब उसके बाद ये कि रात को हम सभी जैसे माँ के पास ही सोते थे बगल में, उनके ऊपर पेट पे उनके पाँव रख के। तो उन्होंने हमारा पेट सहलाया, तो हमने आहा किया। तो बोले क्यों, क्या हो गया? तो हमने कहा कुछ नहीं। तो बोले नहीं, तुमने फिर बनियान से पेट में हाथ डाला और देखा तो हम और आहा कराए। तो फिर उन्होंने उसी समय 4-6 लगाया। बोले क्या, कहाँ गया था? फिर बताया कि वो पेड़ पे चढ़े थे। ये सब मतलब माँ को पता था कि
कांख में क्या है, पेट में क्या है, नाखून में क्या है, वो जी बाकायदा पूरे शरीर की चेकिंग जो माँ करती थी, वो सब बाद में धीरे धीरे सब बदलाव आता गया। ये है, लेकिन ये है कि वो सब मारपीट का ही प्रभाव है कि उनसे उतना ही प्रेम। ये कैसा विरोधाभास है कि जिनसे जितना ज्यादा पीटे, हो सकता है आपको वो शिक्षक भी याद हो जो आपको सबसे ज्यादा पीटते हो, जिनकी वजह से आपको सबसे अच्छे नंबर आए। निश्चित रूप से हर स्कूल में कोई ना कोई एक शिक्षक ऐसे होंगे जिनसे छात्र का कोई ना कोई ऐसा चापका रहा होगा। जी। कोई ना मैं कोई एक शिक्षक आपके भी। मैं 1 सेकंड का मंत्र लेना, वो पंखे की आवाज बहुत तीव्र आ रही है कान में। हाँ हाँ, कर ली, छोटा वो धीमा कर। जी सुनील भैया। कोई ऐसे शिक्षक की भी याद है जो बहुत मारते वारते हो, बहुत सख्त हो, लेकिन उनकी वजह से बहुत कुछ आपने पाया हो? ऐसे कोई शिक्षक की भी याद होगी नहीं, स्कूल मुझे में? हमारे बगल में रहते थे एक, उनका नाम था कारपेंटर माँ साहब। उनको कारपेंटर माँ साहब ही अच्छा। कहा जाता था, क्योंकि उनके घर में पेशे पेशे से वो बड़े ही थे, तो हाँ उनका हाँ। नाम ही कारपेंटर माँ साहब पड़ गया था। और अच्छा। वे अनवरत और निरंतर तरीके से बिना क्रम तोड़े हुए बीड़ी पीते थे और चाय पीते थे, और पढ़ाते हाँ पढ़ाते वो सो जाते थे। लेकिन हाँ। उनका प्रभाव इतना ज्यादा था, वो स्ट्रिक्ट माने जाते थे बहुत। हाँ और हाँ। उनका चेहरा, मतलब सॉरी टू मतलब से दिस, प्रेमनाथ जी से बहुत मिलता था। सो अच्छा, गुड। ऑटोमेटिकली वो भय क्रिएट हो जाता था कि अरे वो विलेन टाइप के व्यक्ति आ गए हैं पढ़ाने के लिए। हाँ सो अभिनेता प्रेमनाथ जी की बात कर रहा हूँ। सो हाँ। हाँ, उनका चेहरा बिल्कुल। प्रेमनाथ साहब से मिलता था, सो वो एक भय जाता आ जाता। और वो 4 बजे बोले तो 4 बजे ही आ जाते थे, क्योंकि वो घर के बगल में रहते थे। हाँ। सो पूरा उनका प्रभाव था कि ये समय के बड़े अनुपालक हैं, ये समय का बड़ा पालन करते हैं। तो उनकी मुझे एक चूंटी बड़ी याद है। वो यहाँ कमर के यहाँ एक चूंटी काटते थे, और अच्छा। कमर की जो चूंटी काटते थे, वो पहले तो गुदगुदी में महसूस होती थी और बाद में असहनीय कष्ट होता था। सो मुझे अच्छे ओहो। से याद है कि मैं उनसे कोशिश करता था कि मैं सामने बैठूं, और वो हमेशा बोलते थे नहीं, बगल में बैठो। तो मैं चाहता था कि उनके हाथ का अंतर इतना रहे कि मेरी कमर तक ना पहुंच पाए और ना चूंटी ना काट पहुंचे। पाए वो। सो जैसे तैसे वो एक याद है। लेकिन उन शिक्षकों ने बहुत दिया, और लाल स्कूल के हाँ शिक्षकों ने बहुत दिया, और किस्से कहानियां बहुत दी। पुस्तकों का ज्ञान तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी पुस्तकीय व्यक्ति रहा नहीं, साहित्य को छोड़ के। हम्म बहुत ज्यादा फिर अंक गणित और ये समझ में मेरी नहीं आया। लेकिन हम्म। उन्होंने बहुत कुछ ज्ञान दिया, जीवन का ज्ञान दिया, साहित्य का ज्ञान दिया, जीवन संस्कार दिए। जीवन को महसूस करने की क्षमता कैसे होनी चाहिए, और कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे प्रतिक्रिया होनी चाहिए, वो समझ दी। जैसे हाँ कि हाँ। आगे के अध्ययन में भी, जैसे अभी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आया, तो बड़े बड़े गुरुओं ने पढ़ाया, बड़े बड़े टीचर्स थे, आदरणीय बाबा कारन साहब। और एक लंबी फेहरिस्त तो नहीं कह सकते, वे अपने आप में संस्थाएं हैं, और संस्थाओं हाँ की फेहरिस्त बिल्कुल। नहीं हो सकती। सो बी हाँ एम हाँ साहब, कीर्ति जैन जी, हाँ अनुराग रॉबिन दास। सो हाँ उन्होंने हाँ। कभी हमें किताबों से नहीं पढ़ाया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की शिक्षा का ये बड़ा महत्व था। वे जी जी। अपने जीवन के अनुभवों से आपके जीवन के अनुभवों को समृद्ध कर देते थे। तो आपको समृद्ध करने का तरीका उनका वो था, अपने अनुभव लाके जोड़ते थे। और कभी एक आध कोटेशन कभी आ जाता था भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का, कभी ब्रेख्त का, कभी शेक्सपियर आना उसका। और जब वो नाटक भी करते थे, मान लो कि कोई लोक कथा पे भी कर रहे होंगे, या फिर भास का नाटक भी कर रहे होंगे, तो वे हमें संस्कृत की परंपराओं में नहीं ले जाते थे। वे हम्म। बातें करते वैसे करते थे कि अभी का रचा हुआ नाटक है, और अभी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वे हम्म। वर्तमान में चीजें रचते थे। सो वो मुझे बहुत पसंद आता था, क्योंकि जितना अनुभवी होता है वो व्यक्ति, और जितना अंदर से जिसका घनत्व ज्यादा होता है, वो व्यक्ति हाँ। शायद पुस्तकी नहीं हो पाता है। और सो मुझे वो पूरा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के एक एक टीचर्स मुझे अभी याद आ रहे हैं आपसे बात करते हुए। वो विलक्षण अनुभव रहा है, और उसी अनुभव की वजह से ही शायद आज मैं काम कर पा रहा हूँ, और फिर से वो सीखने की ललक भी है। और सबसे ज्यादा मुझे वो जो संस्कार सबसे महत्वपूर्ण मुझे मेरे शिक्षकों का लगता है, वो उन्होंने जी मुझे जी सुनने की क्षमता दी। आज के जी जी। काल में मैं बार बार मतलब आई एम नॉट गेटिंग नॉस्टैल्जिक नहीं हो रहा हूँ मैं, कि हाँ मैं हाँ
नॉस्टैल्जिक होके वो बात को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज की परंपरा में, आज के समय में, आज के काल में एक छोटी सी समस्या है कि हमने सुनना तो बंद कर दिया है। हाँ। और यदि हम लगातार सुनते रहते हैं तो हमारा आधा काम बंद हो जाता है, कम हो जाता है आपका। यदि आप 10 व्यक्तियों को सुनते हैं तो आप सोचिए 10 व्यक्तियों का ज्ञान आपके अंदर आता है, सो उतनी मेहनत भी कम हो जाती है। लेकिन अब हम बहुत ज्यादा प्रतिक्रियावादी होते जा रहे हैं। सो जो प्रतिक्रियावादी जब हम होते हैं तो फिर कहाँ सुन पाएंगे। सही बात है, वो रिसीविंग पावर बहुत प्रभावित हो जाती है जी। और वो धीरज की भी कमी है धीरे धीरे। हम लोग खैर नई पीढ़ी के बारे में कहते हैं कि उनमें व्यग्रता ज्यादा है, धीरज की कमी, पर ये कहीं मेच्योर उम्र के लोगों में भी पाई जाती है। इसके उदाहरण कई बार हमको देखने को मिलते हैं। नहीं, मैं मुझे लगता है कि धैर्य की कमी तो सभी में आई है। हाँ। और लेकिन युवा पीढ़ी में एक चीज मैं हमेशा पाता हूँ, और हाँ। ये मत समझिएगा कि मेरी दाढ़ी सफेद हो गई तो मैं वृद्ध अवस्था की तरफ हूँ। मैं नहीं, वो तो ये कोरोना काल का इफेक्ट है कि ना बाल कट पा रहे हैं ना दाढ़ी, और बस घर में है। तो मैंने कहा हाँ कि हाँ नया हाँ, प्रयोग कर लेते हैं, नया स्वरूप रच लेते हैं। अभिनेता हूं तो इतनी स्वतंत्रता तो होनी चाहिए। तो बिल्कुल मैं सही कह रहे हैं। नई पीढ़ी के संदर्भ में मैं कह रहा था कि नई पीढ़ी, मुझे लगता है कि हमारी पीढ़ी से बहुत ज्यादा ईमानदार है, बहुत ज्यादा बेबाक जी है, और वो कोई जी चीज जी छुपाती नहीं है। वो जी जी उसके अंदर वो आत्मविश्वास भी है और सच्चाई और साफ गोई भी है, जो मुझे अपने जी। समय की पीढ़ी में कम नजर आता था। कि हमेशा एक गिल्ट रहती थी, जैसे हम कोई बाहर से घर आए तो अपराध करके आए। हाँ हाँ तो अपराध भाव से रहता था कि आप लब्दो समझते हैं, जो बीयर को बॉइल्ड करके बनाते थे, लब्दो। हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, लब्दो। तो हम बहुत लब्दो भी खा के बाहर से आते थे तो पूरा मुंह पोंछ के आते थे कि घर में टेंशन ना हो जाए कि ये लब्दो खा के आ गए। मतलब तो एक उसके बारे में कहा जाता था कि उसपे कीड़े वीड़े रहते हैं, हाँ, कीड़े पर वो रहते हैं, तो बहुत गुठलियां पीस के बहुत मुरचन बनाया जाता था। हाँ हाँ, बहुत स्वादिष्ट लगता था मुझे। बहुत स्वादिष्ट होता था। आजकल 5 स्टार होटलों में डेजर्ट में दिया जाता है। सो हम लब्दो भी खा के आते थे तो एक अपराध बोध के साथ आते थे कि ये पता नहीं बहुत बड़ा अपराध कर दिया है हमने, क्योंकि हम्म उसमें कीड़े के कारण मना किया होता था। लेकिन आज की नई पीढ़ी बहुत ज्यादा ईमानदार है और हम्म। साफ तरीके से अपनी बात रखना जानती है, आत्मविश्वास है। और जितने हम अपने भविष्य के प्रति चिंतित रहते थे, नई पीढ़ी उतनी चिंतित नहीं है। सही, वो कॉन्फिडेंट है। बिल्कुल आत्मविश्वास है उनमें। हाँ। अभी यहाँ पर हमारे आपकी बातचीत को सुनने के लिए बहुत सारे मित्र, जिनमें कला जगत से संगीता कुमार मूर्ति है, पेंटर है, दिल्ली में वरिष्ठ चित्रकार। जी नमस्कार। मेरा सीरज सीरज सक्सेना इंदौर मूल के हैं, दिल्ली में रहते हैं, सिरेमिक के बहुत अच्छा आर्टिस्ट है अरे और वाह लंबी दूरी की साइकिल यात्रा करते हैं, नॉर्थ ईस्ट वगैरह खूब चलाते हैं गाड़ी। वाह। और सिरेमिक और पेंटिंग में उन्होंने काफी वरिष्ठ है वो। और इधर भोपाल से केजी त्रिवेदी है, थिएटर वाले, अपने साथी हाँ विनोद गुर्जर का विनोद गुर्जर कार्यक्रम देख रहे हैं। उनको वो स्मृति याद आई जो आपने भोपाल में जनजाति संग्रहालय का एक नाटक का एक वर्कशॉप किया था और एक प्रस्तुति तैयार हुई थी जनजाति कथाओं पर। जी वो जी उनको याद इस तरह से। और नैनीताल से यामिनी खन्ना, सुरुचि भोता बम्बई से, सब सभी इन्होंने, संगीता जी ने सबको आपको नमस्कार। रिप्लाई मेरा देते। सबको बहुत बहुत नमस्कार। ओडिसी की एक वरिष्ठ नृत्यांगना कविता द्विवेदी है, उन्होंने इसमें आपके बात करते करते लिखा था कि बीच में कोई एक बात बुंदेली लहजे में भी कह के बताइएगा। जी अवश्य। वही। वैसे मेरा एक्सेंट अभी भी बुंदेली है। मैं तो जब जैसे रूबरू और आत्मिक स्तर पे जब बात कर रहा होता हूँ तो मेरा वो लहजा या एक्सेंट अभी भी बुंदेली आता ही है, और मैं उसको छुपाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ, जीवन के इतने वर्ष मैंने निकाले हैं, मतलब व्यतीत किए हैं। सो वो मेरी पहचान है, वो मेरे रूट्स हैं। सो बुंदेली में जो कहते हैं कि जैसे आप हो वैसे ही रहो चाहिए, और बहुत ज्यादा हवा में उड़ना चाहिए चाहे आपको कितना सफलता मिल जाए, और बहुत ज्यादा निराश न भाव चाहिए चाहे आप कितना असफल भी हो जाओ। सो बुंदेली एक ऐसी जगह है, ऐसी जमीन है जहाँ पे हम लोग पैदा ही असफलताएं दिक्कत भय होते हैं। बुंदेलखंड के बारे में कहो जाती कुछ कछु ने उत्तो, इसे अंग्रेजों ने भी कछु छुओ ही नहीं है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि अंग्रेजों ने भी उस एरिया को छोड़ दिया था कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता।
क्योंकि एक बंजर सी जमीन थी। लेकिन हाँ, बुंदेलखंड का इतिहास बड़ा समृद्ध है, छत्रसाल से लेके और हिस्ट्री से लेके और साहित्य से लेके और सारी चीजें। और बुंदेलखंड के लोगों में बला की सहन शक्ति होती है। तो ये लहजा था बुंदेली का, हमने बड़े सहज तरीके से सुनाई है। और बुंदेलखंड में एक बड़ी लोकप्रिय तरीका है बात करने का कि काय चीनत नहीं है का। तो इसका तर्जुमा ये हो सकता है कि क्या आप मुझे जानते नहीं हो क्या? तो मतलब जानते को मतलब उनका पूरा इतिहास है, चीनत के ऊपर उनका पूरा इतिहास है कि हमने इतने इतने मर्डर करे, हमने इतने इतने लोगों से लड़ाई करी है, हमने इतने युद्ध जीते हैं, तो आज हम खड़े हैं। तो हमें चीन जाओ नहीं तो फिर निपट जाओ। तो ये एक लहजा है वह बुंदेली का। इसपे ये एक पूरी बुंदेलखंड की पट्टी में एक ये भी देखा गया कि ये कविता द्विवेदी ने लिखा है, धन्यवाद बहुत अपनापन लगता है इस बोली में। कविता जी बहुत वरिष्ठ नृत्यांगना है ओडिसी की, और नृत्य में काफी अच्छे अच्छे प्रयोग किए। ये हमारी श्रद्धा, हमारी बहन है दमोह में जो डॉक्टर नहीं, वो आपको लिख रही है बर्थडे। हाँ बर्थडे, तो बहन जी नमस्कार। सुमन डूंगा जी हैं जो दिल्ली स्पीक मेके में हेड है, और स्पीक मेके का एक आंदोलन तो आप देखते हैं पूरे देश में, जिस तरह से कलाकारों को वो लोग नई स्कूलों में और कॉलेजों में भेजते हैं, वो उस तरह से सारे कलाकार। एक बात भाई ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हिंदी सिनेमा में आपका आना और पहली फिल्म से ही जिस तरह की सफलता, मैं दरअसल उस फिल्म को बहुत थ्योरेटिकली बहुत स्ट्रांग मानता हूँ हमेशा, क्योंकि वो एक पूरे सच्चे घटनाक्रम की तरह घटित होती है। जब भी आप उसको देखने बैठो, कुछ फिल्मों के साथ ऐसा एक मिजाज जुड़ा हुआ है कि आप उसको उसके साथ बह जाते हो, क्योंकि सारे के सारे उस फिल्म में बहुत गुणी और श्रेष्ठ कलाकारों ने काम किया, जिन्होंने लगभग सिनेमा को ही 30-30, 40-40 साल दिए। ऐसे सारे कलाकार, निर्देशक और आप, तो ये पूरा जो अनुभव आपको मिला, निश्चित रूप से वो एक पहचान बन गई। उसके किरदार की तरह से आप आज भी जाने जाते हो, उस किरदार की तरह से लोग आपको याद करते हैं। स्वयं आप अपने मन में क्या सोचते हो जिस तरह से आपने उस किरदार को कंसीव किया, और एक स्वतंत्रता आपको निश्चित रूप से निर्देशक ने दी होगी कि आप उस किरदार को वही भाषा दो जो आपकी मातृभाषा रही है या जो क्षेत्र की भाषा रही है, आपसे उसका पूरा असर, उसकी पूरा प्रभाव आपके किरदार में उड़ेल दिया। ये सब उस समय कैसे संभव हुआ? ये आपका ही थॉट था या निर्देशक ने आपसे कहा कि इस फिल्म का जो नेगेटिव किरदार है वो बुंदेलखंड की बोली से होगा? एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया रही है वो, क्योंकि मैं जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल में काम कर रहा था, और उसके बाद मेरा विचार ये था कि मैं सागर लौटूंगा और अपना रंगमंडल बनाऊंगा, सब लोग खेती करेंगे और फिर हम लोग विश्व भ्रमण करेंगे अपना नाटक लेके। क्योंकि मेरा एक आग्रह हमेशा रहता है कि अनुदान पे रंगमंच नहीं चल सकता, या अनुदान पे कलाकार को थोड़ा सा आप सहायता तो दे सकते हैं, लेकिन उसका जीवन काल आप निश्चित नहीं कर सकते, उसके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं दे सकते। बड़ा सोच है सच में। तो सरकारी अनुदान एक बड़ा क्षणिक और एक सहायतार्थ अच्छी चीज है, आई एग्री, लेकिन हमेशा के लिए उसके कला का सम्मान नहीं हो सकता, उसके आत्मविश्वास में बहुत कमी आ जाती है उस कलाकार की। हाँ। तो मैं चाहता था कि स्वयं ही हम लोग अर्जन करेंगे और खेती बाड़ी करेंगे और अपना नाटक करेंगे और पूरे विश्व में घूमेंगे, और जो सागर में मेरी जमीन है उसका उपयोग में भी आ जाएगी कि भाई खेती बाड़ी भी कर रहे हैं आप। और सबसे बड़ी चीज है कि आपका आत्मसम्मान बना रहेगा और आप जीवन से भी जुड़े रहेंगे। ये मेरा विचार था जो कि अब भविष्य में करूंगा। तब मैं बहुत ज्यादा सिनेमा से प्रभावित नहीं था, मतलब सिनेमा मतलब मेरे लिए डीसी का होता था या फेलिनी होता था या कपोला होते थे, या इस तरीके के सिनेमा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। सो कमर्शियल सिनेमा कभी प्रभावित नहीं कर पाता था। ये बात अलग है कि राज कपूर साहब का सिनेमा, गुरुदत्त साहब का सिनेमा वो प्रभावित करता था, लेकिन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की परंपरा में हम फेलिनी, डीसी का और ना जाने कितने ऐसे ही प्रयोगधर्मी लोगों के साथ प्रयोगधर्मी और साहस का सिनेमा जब बनाते थे वो लोग, तो जब
ऑफर जी मिला था तो बिल्कुल। मैं ज्यादा, मुझे ये समझ में नहीं आया था कि इससे मैं खुश हूँ कि निराश हूँ, क्योंकि अब मुझे रंगमंच छोड़ना पड़ेगा और ये होना पड़ेगा। लेकिन फिर मैंने राजकुमार संतोषी की जब फिल्मों की लिस्ट थी मैंने देखी, तो मुझे दामिनी उनकी फिल्म काफी पसंद थी और अंदाज अपना हाँ अपना मुझे बहुत पसंद थी। तो मुझे जी जी लगा निश्चित बिल्कुल। तौर पे एक बड़ा अवसर है और मुझे बुलाया गया। तो मेरे पास जाने के लिए था, पैसे नहीं थे बॉम्बे, तो पहली फ्लाइट से ही मुझे बुला लिया गया था कि आप आ जाइए। तब मैंने एक नाटक किया था, अग्नि और बरखा, गिरीश कर्नाड साहब का प्ले है वो, और हाँ हाँ हाँ। काफी सफल रहा था दिल्ली में। उसका वर्ल्ड प्रीमियर हम लोगों ने ही किया था, प्रसन्ना जी ने डायरेक्ट किया था उस नाटक को। तो उसकी ख्याति पहुंची और नसीर सर ने मेरा नाम रिकमेंड किया था राजकुमार संतोषी जी को कि उनको नए चेहरे की तलाश थी। जी जी। तो मुझे रातों रात आया गया, तो मेरी हवा हाँ टाइट हो गई, मैं कि कैसे जाऊंगा रात में, और किराया उस वक्त 5-6 हजार रुपये फ्लाइट का होता था। एनीवे मैं पहुंच गया और जैसे तैसे हाँ हुआ, मैं सिलेक्ट भी हो गया। वो एक लंबा वृतांत है, उसको मैं एडिट करके सुना देता हूँ, सीधा शूटिंग पे चलते हैं। तो शूटिंग हाँ के हाँ। समय मेरा पूरा फर्स्ट शेड्यूल में मुझे बुलाएगा तो 40 दिन तो मेरा कोई शूट नहीं किया। मेरे हाव भाव, मेरी रंगत, मेरे तरीके, मैं बिल्कुल ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा था कि भाई ये क्या है, मतलब कैसे सीख रहा है, क्या कर रहा है। और मैं बिंदास, वही थिएटर के बिंदास बना था कि हम, मैं 4,500 की नौकरी में बड़ा प्रसन्न था दिल्ली में। सो मेरी ख्वाहिशें धन को लेकर उतनी नहीं थी, लेकिन काम को लेके थी। लेकिन वो 40 दिन के प्रवास में और शूटिंग के दौरान मैं काफी लोगों से चुपचाप बैठा, मैं देखता रहता था कि कौन कैसे कर रहा है, कैसे शॉट लगता है, सारी चीजें थी। वो होते हाँ होते हाँ। होते होते नेक्स्ट शेड्यूल में मेरी बारी आई। तो मैंने नसीर सर से एक बात बोला भी कि सर ये मुझे पिक्चर में बिठाने के लिए लेके आए हैं कि रोल करवाने के लिए लेके आए हैं? तो नसीर सर ने फिर बोला, राज जी से पूछा कि इसको ऐसे ही वेस्ट कर दोगे कि यार नहीं शूट करना है तो वापस जाने दो, इसको अपना थिएटर करने दो। राजी बोले नहीं नहीं, कि मैं इसको चाहता हूँ कि ऑब्जर्व कर ले प्रोसेस। तो उस प्रक्रिया में फिर राज जी के साथ में स्क्रिप्ट पे बैठना शुरू हुआ। और राज जी हाँ को रातों रात काम करना बहुत अच्छा लगता है। ये देर रात तक काम हाँ। करते हैं, सुबह 4 बजे तक, 5 बजे तक। और मैं हम्म गंगावती कर्नाटक में एक जगह है तो उनके साथ बैठता था। अंग्रेजी में स्क्रिप्ट आती थी, अंजुम रजब अली साहब उसके संवाद लिख रहे थे, हम्म। और तो मैं अंग्रेजी में पढ़ता था। तो करते करते फिर अब जब 5 बजे सुबह में जाता था तो मुझे भी नींद नहीं आती थी और मैं भी सोचता रहता था चरित्र, और मेरे पास कोई काम नहीं था, सिर्फ वो चरित्र के विषय में हम्म सोचना था, उस पिक्चर के विषय में सोचना था। और बहुत ही अच्छा सा एक वक्फा था कि आप बिल्कुल फोकस्ड थे आप। तो हम्म। उसमें निर्णय मैंने लिया कि मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना अपनी बुंदेली में, इस भाषा में अपनी बात बोली जाए, क्योंकि बुंदेलखंड में भी डाकू बहुत हुए हैं, बड़ा इतिहास रहा है, हाँ और धौलपुर का इतिहास रहा है, चंबल की भी बोली बुंदेली है। तो क्यों ना बुंदेली प्रयोग हम्म किया जाए। और मैंने एक दिन राज जी को सिर्फ अपना तर्जुमा किया था मैंने अपने कमरे में, और राज जी को जाके मैंने सुनाया इनेक्टमेंट के साथ कि ये हम्म डायलॉग में ऐसे बोलूं तो कैसा रहेगा। तो राज जी हम्म। बहुत खुश हुए, क्योंकि वो उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि साफ हिंदी बोलने वाला किरदार कैसा लगेगा, कि बिल्कुल शुद्ध हिंदी में यदि बोल रहा है। हाँ सही सो बात। बुंदेली को फिर मुझे एक सहज भाषा में डालना था, बोली में डालना था, क्योंकि अब एक ठेठ बुंदेली बोलते तो शायद सिनेमा का वर्ग बहुत बड़ा है और ऐसा ना होता कि क्षेत्रीय भाषा समझ में नहीं आ रही लोगों की। तो उस बुंदेली का हम्म। सहजीकरण करना मेरे लिए कठिन चुनौती थी। और कुछ हाँ लोगों को हालांकि तब पीड़ा भी हुई कि आपने बुंदेली तोड़ दी, तो मैंने उनको कभी नहीं समझा पाया कि बोली का कोई व्याकरण नहीं होता, भाषा का व्याकरण हो सकता है, सही बोली में बात है। सिर्फ भाव हो सकता है। सो आप इसमें मेरे में व्याकरण मत ढूंढिए। सो हाँ उस व्याकरण को तोड़ने के लिए ही तो बोली बनी है, कि आप सही बात बात। और भाव को कह सके। और राज जी ने मुझे परमिशन दी, फिर फर्स्ट सीन मेरा शूट हुआ, तो वो राज जी की समझ थी। और सबसे बड़ी बात उनकी स्वतंत्रता भी थी कि मुझे उस तरीके से स्वतंत्र रखा गया और मुझे इस बात में योग भी समझा गया। और जहां तक अवसर की बात है तो मैं सिनेमा के चकाचौंध से कभी बहुत ज्यादा प्रभावित तब नहीं था। सो और जो मेरे वरिष्ठ सीनियर्स लोग काम कर रहे थे, नसीर सर थे, अमरीश पुरी साहब, डैनी साहब, ओमपुरी जी, परेश रावल साहब, टीनू आनंद जी, वो सब लोग थिएटर की परंपरा से आए लोग ही थे वो लोग। सो उन्होंने मुझे हाँ स्वीकार बहुत, किया। वही क्या, ये सब अंजय श्रीवास्तव वगैरह सब बहुत बहुत लीजेंड पर्सन अंजन सारे के श्रीवास्तव सारे। जी, कुलभूषण खरबंदा साहब, सो वो सब लोग डैनी थिएटर की से। परंपरा से आए हुए लोग थे। तो उन्होंने मेरी अंतर्व्यथा समझी और मेरा आत्मविश्वास कभी कम नहीं होने दिया, और हमेशा सहेज के और समझा के रखा और प्रोत्साहित करते रहे। सो उस प्रोत्साहन से ही वो घटना घटित हुई चाइना गेट की। और फिर हाँ राजकुमार संतोषी जी एक ऐसे निर्देशक हैं, मेरा गहन विश्वास है उनके प्रति, कि वो पत्थर से भी एक्टिंग करा सकते हैं। थोड़ी अतिशयोक्ति जरूर लग सकती है इस वाक्य में,
लेकिन वे हाँ सक्षम हाँ हैं हाँ कि वे पत्थर से भी एक्टिंग करा सकते हैं और उन्हें विश्वास होता है अपने अभिनेता पे। हाँ, वे रिहर्सल ज्यादा कराते हैं, टेक ज्यादा लेते हैं, लेकिन आप अंतर देख सकते हैं कि पहले टेक में और 40वें टेक में आपका ग्राफ कितना परिवर्तित हो चुका है। सो मैं बहुत लकी हूँ। और इस मामले में एक बात हमेशा मैं याद आती है मुझे, पंडित सत्यदेव दुबे जी हमेशा कहा करते थे, बहुत ही मूर्धन्य शिक्षक गुरु जी रहे हैं, बहुत बहुत थिएटर के बहुत चाणक्य। और हमेशा मुझसे बोलते थे, उनके साथ मैंने 2 नाटक किए, तो जी हमेशा जी बोलते थे कि मुकेश यदि ईमानदारी से रंगमंच करोगे तो रंगमंच इसकी कीमत कई गुना ज्यादा तुम्हें चुकाएगा। सही बात। और ये रंगमंच की करने के कारण ही मुझे वो फिल्म मिली। और मैंने जीवन में कोई ऑडिशन आज तक नहीं दिया, मैंने कोई फोटोग्राफ आज तक नहीं उतारे, और आज भी मेरे पास मेरा कोई एल्बम नहीं है। सो उस तरीके से मैं बहुत संग्रहित करके, अपने आप को संग्रहित करके चलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। और बहुत ज्यादा मैं अनंत वर्तमान से बंधने वाला व्यक्ति भी नहीं हूँ कि अनंत वर्तमान जो खत्म ही ना हो रहा हो। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये वर्तमान समाप्त होना चाहिए, तब भविष्य की संभावना होती है। ये बात आप समझ सकते हैं, कभी हृदय है सही में आप। हम सो ये एक मतलब छोटी सी प्रोसेस रही है उसकी। हाँ, और आप देखिए ना कि वो उस फिल्म का मतलब उसका सेलिब्रेशन अलग अलग वर्षों में, जब 5 साल हुए, 10 साल हुए, जब इस तरह से लगातार उस फिल्म का सेलिब्रेशन होता है। मैं और ये सचमुच अभिनय के जो विद्यार्थी हैं और कलाकार हैं उनके लिए वो पाठ्यक्रम की तरह है। बहुत मैं पर्सनली इस चीज को महसूस करता हूँ कि ऐसा सिनेमा में बहुत कभी कभी बनता है, और कई बार ऐसे सिनेमा की पहचान करना आना चाहिए। जी, मैं जैसे हमेशा, कई बार मुझे लगता है, मैं ये आशुतोष गोवारिकर की जोधा अकबर भी मुझे देखना बड़ा पसंद है, पता नहीं क्यों। निश्चित तौर पे, निश्चित तौर पे। मैं भी जब आशुतोष गौरीकर से मिला तो मैंने उनको धन्यवाद दिया था। मेरी हाँ पिछली फिल्म के संदर्भ में, संबंध में उनसे मुलाकात हुई थी। हालांकि उसका हिस्सा तो नहीं बन पाया बिकॉज सम डेट्स इशू था मेरा। लेकिन जब हाँ आशुतोष हाँ गौरीकर जी से मैं मिला तो मैंने उनको धन्यवाद दिया कि एक आपने इतनी सुंदर प्रेम कथा आपने रची है। और मैंने बोला कि मैं रोता हूँ कि जब अकबर पहली बार एडमिट करता है इस बात को कि उसे पढ़ना नहीं आता है। सो हाँ वो दृश्य जो है वो अद्भुत दृश्य है। और मैंने कहा इतने संपूर्ण और इतने पाकीज़गी वाले प्यार की रचना और स्नेह की रचना और मोहब्बत की रचना आपने जो कर गए हैं, एक नया स्वरूप। क्योंकि मुगले आजम की का प्रभाव इतना ज्यादा हमारे सर पे है अभी भी, जी। लेकिन जोधा अकबर मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तानी सिनेमा का एक बहुत ही ईमानदारी से किया हुआ हस्ताक्षर है। ऐसा लगता है कि आप उसमें बहे चले जा रहे हैं। आप एक बार बैठ गए उसको देखने तो आपको बिल्कुल लगेगा कि ये आपको ले गई अपने साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खास तो कृष्ण वंदना वाला जो गीत है वो कितना सुंदर है, जो बहुत सुंदर उसमें है। और जिस है। तरीके से मौला वाले उसमें जब वो गाना शुरू करते हैं और खुद थिरकना शुरू करते हैं अकबर, हाँ ये वो हाँ मौला वाले गीत में जो वैसे जो हाँ। जेस्चर्स हैं, वो अपने आप को बहा ले जाता है आपको। वो उसमें तो कई ये बार मेरा मन होता था कि थिएटर में मैं खड़ा होकर नचने लगूं, जैसा हम रंगमंच में करते थे कि भाई मैं भी नाचना चाहता हूँ आपके साथ। क्या बात है। ये कुछ हमारे इधर जो बाद में जो पीढ़ी आई है युवा निर्देशकों की, ये इन लोगों ने सिनेमा को अपने ढंग से देखा है, बहुत संजीदगी के साथ। इनकी दृष्टि बिल्कुल, बहुत अलग रही। वो होनी भी चाहिए। आपको इधर, हाँ, आपको इधर कौन से डायरेक्टर प्रभावित करते हैं हमेशा उनका काम? जैसे एक तो खैर मैं वो एक जादूगर निर्देशक के बारे में पूछूंगा बाद में, इसके बाद रोहित शेट्टी के बारे में। आपने लगातार उनके साथ काम किया है, वो तो खैर कमाल है। लेकिन फिर भी जो जिस तरह की अभिनय की धारा आपकी है, या जो आपका पूरा पाठ और पाठ्यक्रम है, जिस तरह से आप दीक्षित हुए, आपको कौन से निर्देशक प्रभावित करते हैं? मुझे हर मौलिक व्यक्ति बड़ा पसंद आता है, जो जब तक वो मौलिक रहते हैं। बाद में जब वो करप्ट हो जाते हैं तो हम्म, फिर मेरा विश्वास भी टूटता है कि फिर आप अंततः उसी पास में आप आ गए और उसी हाँ पास ने आपको घेर लिया। और एक कलाकार के जीवन में ये आता है कि आप एक समय आने के बाद या तो आपको धन करप्ट कर देता है या फिर आप में आपको सफलता करप्ट कर देती है। सो उस करप्शन से बचना बहुत आवश्यक है। सो कुछ मेरे हम्म। चुनिंदा निर्देशक थे, लेकिन अब वो पथ से भटक चुके हैं, तो इसलिए मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन अभी भी उनके पहले कामों के प्रति मेरी बहुत आस्था है। और मुझे
इम्तियाज अली साहब का लेखन बड़ा पसंद आता है। और हाँ, ये बात हालांकि ठीक है कि उनकी फिल्म अभी चली नहीं चली, वो तो बिल्कुल एक घटित अलग होने सी बात है वो। बिल्कुल बिल्कुल सरल सी चीज है, उसमें किसी के साथ भी होता ही है वो। मुझे राजू हिरानी जी का काम बहुत अच्छा लगता है कि जिस हाँ, शिद्दत से वे रचते हैं, जितने विश्वास से वे रचते हैं, जितनी मौलिकता के साथ वो रचते हैं कि अपने विचार पे विश्वास भी होना चाहिए। और उन्होंने वो क्रांति पैदा की है कि जिस तरीके की फिल्म उन्होंने हाँ, दी है, तो वो मुझे बहुत प्रभावित करते हैं राजू हिरानी साहब। और दिवाकर बनर्जी भी एक नए तौर पर जब आए थे तो उनकी पहली 1-2 फिल्में बहुत प्रभावित करती थी मुझे। तो हाँ। इस तरीके से एक लंबी फहरिस्त है। और अभी तो बिल्कुल आनंद राय साहब का काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उन्होंने आनंद राय, बिल्कुल जी। आनंद राय साहब ने बहुत मतलब ईमानदारी से प्रयास किए और अपना मौलिक रचा। और अपनी कथा कहने का साहस होना चाहिए, क्योंकि जब आप व्यवसायिक दुनिया में आते हैं तो आप अपनी कहानी अपने हिसाब से नहीं कह पाते हैं। आप लोगों के हिसाब से जब कहने लगते हैं ना, वहीं बंटाधार हो जाता है, वहीं आप पथ से बिल्कुल सही। भटकते हैं। और सो एक लंबी फहरिस्त थे जो अभी मैंने नाम लिए, अभी त्वरित तौर पे मुझे याद आ रहे थे। और रोहित और रोहित जी तो बात अलग ही है, आप अलग से प्रश्न पूछने ही वाले हैं उस पर। सो एक लंबी फहरिस्त है ये। और मैं लोगों से मिला भी हूँ, उनके काम को मैंने सराहा ही है। लेकिन मैं हिचक जाता हूँ, मैंने कभी काम मांगा नहीं कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो निर्देशक का अपना एक दायरा है, उसका अपना विश्वास है, उसकी अपनी स्वतंत्रता है कि वो मुझे लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता है। और हो सकता है कि मैं यदि काम मांगू तो वो संकोचवश दे भी दें, लेकिन वो मेरा सही इस्तेमाल ना कर पाए। और सो मैंने जीवन में कभी आज तक जो लोग मुझे पसंद है उनके पास मैंने उनकी सराहना जरूर की है, लेकिन मैं काम नहीं मांग पाता हूँ उनसे। ये है, ये भी अपना अपना एक स्वाभिमान है जिसको आप बना के चलते हो। वो मैंने खैर आपके व्यक्तित्व स्वभाव को देखा है, इसलिए मैं इस पे बहुत 101% विश्वास भी करता हूँ कि आप ऐसे व्यक्ति हैं। क्योंकि सचमुच में ये है कि अगर कहे सुने से वो कोई काम सौंप भी देगा तो वो किरदार आपके लिए तय थोड़ी होगा। बिल्कुल और अगर वो तय करेगा तो आपको अप्रोच करेगा ही बिल्कुल कि ये काम आप ही कर पाएंगे। बिल्कुल इधर ये रोहित शेट्टी की बात आई कि सब तरह की फिल्में बनाते हैं। वो एक्शन फिल्में बनाते हैं, दूसरा एकदम बदल के कॉमेडी फिल्में बनाते हैं, हास्य फिल्में जो अब के समय के चलन की है, अब की पीढ़ी को देखते हुए। तो आपने इधर कुछ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर किए, फिर आप यहाँ पर कुछ सहज और सरल से किरदार जो दिलचस्प भी है, जिनकी वजह से वो किरदार भी आप अब इसमें लगातार बहुत सारे जो लोग हमारे साथी उपस्थित हैं, ग्वालियर ध्रुपद केंद्र के गुरु हैं, वो कहते हैं हमारी बेटी वो आप वसूली भाई, वो हमेशा उनको याद है। ये इस तरह से ये लोगों के दिमाग में बैठ जाता है। तो ये दो धाराओं के में बहना एकदम आसान नहीं होता कि एक कहाँ एक हाइट पे वो किरदार है जगीरा वाला, और फिर यहाँ पर कुछ सरल और सहज से कुछ दिलचस्प किरदार है। चेहरा आपका बहुत सुंदर है, अच्छे गोरे चिट्टे, बहुत अच्छी पर्सनालिटी। तो मैं तो एक तो मेरी अपनी साइकोलॉजी है कि मैं आज तक ये बिलीव नहीं कर पाया कि जगीरा आप ही बने थे, पता नहीं क्या बात। नहीं, तो मुझे वो भी चेहरा विश्वास नहीं था। मुझे वो चेहरा अलग ही लगता है। हाँ मैं उसमें वही, बहुत मैंने वही कहा कि वो जीवन के 2.5 साल मुझे याद नहीं है। और मुझे स्वतंत्रता देने वाले राजकुमार संतोष ही हैं। मुझे भी यकीन नहीं होता, कई बार फिल्म देखता हूँ कि ये व्यक्ति मैं ही था। और वो व्यक्ति मैं, नहीं था, वो किरदार ही था। मुझे लगता है उसको रचने में हाँ, मैं मुझे बहुत कुछ ढूंढता हूँ साल उसमें, लगे। आपको पहचानने की बहुत नहीं, कोशिश करता हूँ। ये मैं भी नहीं ढूंढ पाता हूँ, क्योंकि मैंने उसमें जो जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज और इस तरीके से इवॉल्वमेंट हुआ था। और अ, मुझे लगता है कि वो एक परकाया प्रवेश था। जी जी, नाट्यशास्त्र में लग परकाया प्रवेश कहा जाता है एक। वही। तो परकाया प्रवेश की प्रक्रिया थी और उसमें निर्देशक का बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। और उस परिवेश में जैसे हम थे, बिल्कुल एक जंगल में ही थे। सो और हाँ, और मुझे फोकस करने का वक्त मिला था। सो वो मैं भी अभी भी यकीन नहीं करता हूँ। और बहुत ज्यादा वो मैं आत्म प्रभावित भी और आत्म श्लाघा और आत्म प्रशंसा से बचता हूँ मैं कि वो घटित हो गया था। सो और एक अभिनेता के तौर पे मुझे हमेशा लगता है कि जो आप कर जाते हो उसको आपको भूल जाना चाहिए। हाँ। आप इधर पुरानी सफलताओं से, पुराने किरदारों से कि हमने ये किया था, हमने वो किया था,
उससे आप आगे रचने के लिए आप एक बाड़ा लगा लेते हो आप अपने आगे, और उस बाड़े को फिर आप नहीं लांग पाते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज की आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस, आप करके आपको भूल जाना चाहिए। जैसे हमारी एक रंगमंच की परंपरा हमेशा रही है कि जब हम नाटक खत्म कर देते हैं तो अभिनेता को फिर मंच पे नहीं आना चाहिए, दर्शक को नेपथ्य में जाके अभिनेता से मिलना चाहिए, तब वो अभिनेता की सफलता होती है। क्या बात, कि बिल्कुल सही। हाँ, नाटक खत्म होते ही हम गेट पे खड़े हो गए, बताइए मैंने कैसे किया कैसे किया, तो मतलब इसका अर्थ है कि आपको अपने काम पे विश्वास नहीं था, आप उस दर्शक को बार बार फोर्स कर रहे हो कि मेरी तारीफ करिए, मेरी तारीफ करिए। यदि वो नेपथ्य में आके आपसे मिलता है और कुछ नहीं कहता है, सिर्फ आपको देख के एक टक चला जाता है, तो उसकी आंखें आपसे कह जाती है कि नहीं आपने अच्छा किया था, आई रियली अप्रिशिएट दिस। सो ये एक प्रक्रिया रही है। अब रोहित जी के साथ मेरा बड़ा लंबा समय से मैं काम करता रहा हूँ, 2002 से हम लोग हैं, लगातार 18 वर्ष हो चुके हैं। लगातार हमने 12 फिल्में करी, और पहली फिल्म उनकी जमीन थी जिसमें मैं मेन विलेन था, और हालांकि उसको उतना प्रतिसाद दर्शकों का नहीं मिला, वो समय शायद वैसा था क्योंकि फिल्म की अच्छे होने और ना होने के साथ साथ उसकी टाइमिंग ऑफ रिलीज भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जी जी। सो एनीवे वो अच्छी एक फिल्म है, वो भी समय के हिसाब से उसको पारितोषिक मिलेगा, टीवी पे काफी लोग बोलते हैं उसकी टीआरपी हाई है। बड़ी ईमानदारी से रोहित जी ने वो फिल्म बनाई थी, बहुत मेहनत की थी क्योंकि उनकी पहली फिल्म थी, मेहनत तो अब उससे ज्यादा कई गुना वो करते हैं। तो उसके बाद जब वो मुझे गोलमाल में जब रोल दे रहे थे तो मैं बहुत डरा हुआ था, तो बोले कि मैं कॉमेडी कराऊंगा, तो मैंने बोला कि देखो मेरी विलेन की इमेज है और ऐसे ऐसे, बोले कुछ नहीं, तो मैंने बोला फिर मुझे टाइम लगेगा, तो आई नीड टाइम। तो मैंने 3 महीने का वक्त लिया, अपने हाव भाव अपने आप को बदला, और मैंने स्वयं से स्नेह करना बंद किया कि जो आप अपनी इमेज से प्यार करने लगते हो, अपने बाहर से प्यार करने लगते हो, क्योंकि आप अपने अंदर से स्नेह नहीं करते हो, आप अपने आप को बाहर से बड़ा स्नेह करते हो कि मैं ऐसा दिखना चाहता हूँ, मैं ऐसा, लोग मुझे ऐसा देखें। और कॉमेडी करने की प्रथम शर्त यही होती है कि आपको अपनी बनी बनाई छवि, अपना बना बनाया ऑरा, आपकी चाहत कि लोग मुझे इस तरीके से चाहें, क्योंकि कॉमेडी करने से मैं बार बार एक बात दोहराता हूँ कि फिर लोग आपको गंभीरता से नहीं लेते। जिस गंभीरता की आप अपेक्षा करते हैं कि मुझे गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि जो व्यक्ति हंसा सकता है उसको फिर व्यक्ति गंभीरता से नहीं लेता, जो व्यक्ति डरा सकता है उसको व्यक्ति गंभीरता से लेता है। सही कह रहे हैं। तो एक वो थी, और फिर हमने प्रयास किया, और मैंने जानबूझ के उसको चरित्र भी ऐसे ही रचा था कि वो वसूली जो चरित्र है वो कोई कॉमेडी क्रिएट करने वाला व्यक्ति नहीं, बहुत ईमानदार व्यक्ति है, और सिनेमा गोयर है, संजय दत्त साहब का फैन है, और डील डॉल में अपना है, लेकिन वस्तुतः बहुत सीधा है, वो वस्तुतः मूर्ख है। तो उसकी बाहर छवि और अंतर की छवि का जो द्वंद्व था, वो द्वंद्व लोगों को हंसाता है कि देख के आप उसको डरते हो, लेकिन जैसे ही उसकी हरकत देखते हो तो आप हंसते हो। तो ये जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व उस वसूली का द्वंद्व जब समझ में आता है तब लोगों को मजा आता है कि whenever he enters he walk like this, और जैसे ही बोलता है तो भाव भाव परिवर्तित हो जाते हैं और हंसा देता है। कि यहीं से विडंबना है उसके चरित्र की कि नाम वसूली है उसका, लेकिन वो अपने ही पैसे वसूल नहीं कर पा रहा है। सो उसको थोड़ा सा, मुझे लगता है कि अभिनय जितना मेहनत का काम है उतना ही इंटेलिजेंस का भी काम है, कि अभिनय का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता है कि सिर्फ आपने डायलॉग बोल दिए, चरित्र का अधिनिरूपण बहुत महत्वपूर्ण है, इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट कैरेक्टर, इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभिनेताओं में लड़ाई इस मामले में मची होती है कि मैं 20 लाइन बोलूंगा, मैं 25 लाइन बोलूंगा, वही गलती शायद हो जाती है। वहां हम अपने चरित्र को नहीं रच रहे होते हैं, हम अपने आप को प्रस्तुत कर रहे होते हैं। सही। तो चरित्र की रचना और स्वयं के प्रस्तुतिकरण में थोड़ा अंतर है। सो चरित्र के रचने के लिए मात्र सांसें ही काफी है। ये तो है। कई बार एक दृश्य, एक स्ट्रांग दृश्य काफी होता है किसी कलाकार की। हाँ, अब सिर्फ सांसें ही काफी हैं, सिर्फ आंखों का एक मूवमेंट ही काफी हो सकता है, एक पलक झपकना ही काफी हो सकता है। आप उसको किस तरीके से लेते हैं, और आप जिस तरीके से लेते हैं, जिस तरीके से आप उसको कंसीव करते हैं, दर्शक बिल्कुल वैसे ही लेता है। सही कह रहे हैं। सो एक बड़ी परंपरा रोहित जी के साथ रही है, और उन्होंने अपने आप को बहुत तोड़ा है, और वे
मैंने बहुत जीवन में कम फोकस्ड लोग देखे हैं। उनमें से रोहित हाँ। शेट्टी एक इतना फोकस्ड व्यक्ति है, इतना फोकस्ड है कि 24 आवर वर्क, फैमिली, काम, जिम, इसके अलावा उनके जीवन में कुछ है ही नहीं। और जिस तरीके से एक्शन पे उनकी पकड़ है, जिस तरीके से कॉमेडी पे उनकी पकड़ है, और वे उस परंपरा के निर्देशक हैं कि वे मनमोहन देसाई के सिनेमा को खारिज नहीं कर देते। हाँ। वे खामखा बुद्धिजीवी नहीं हो जाना चाहते हैं, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। वर्तमान के एक निर्देशक पे, वर्तमान के एक अभिनेता पे, वर्तमान के कलाकार पे एक बोझ ये भी होता है कि आप बुद्धिजीवी हो कि नहीं हो, कि आप में बौद्धिकता का अभाव तो नहीं है। सो सही बात। उस बोझ को वो लेके कभी नहीं चले। वे इस बोझ को हमेशा अलग करके मान के चलते हैं कि मैं बुद्धिजीवी बिल्कुल नहीं हूँ, मैं कर्मजीवी हूँ और मैं रचनाकार हूँ। सो मेरी रचना मासेस को पसंद आ सकती है, बच्चों को बहुत पसंद आ सकती है, परिवारों को बहुत पसंद आ सकती है। और रोहित शेट्टी का एक बहुत गहन विश्वास होता है कि उनके यहाँ किसी भी तरीके की अश्लीलता को कोई भी स्थान नहीं है। कि हम लोग यदि छींकने का भी कोई प्रयास करें तो रोहित मना कर देता है। यदि हम खांसी भी डालना चाहें, यदि कोई ऐसा शब्द हो जो बहुत हार्श महसूस होता तो बोलते नहीं, ये नहीं हम करेंगे, क्योंकि इससे परिवार कहीं ना कहीं आहत होता है। जब आप परिवार के साथ सिनेमा देखना चाहते हैं तो ऐसा ना हो कि माँ बाप को अगल बगल झांकना पड़े या बच्चे को कहीं नीचे देखना पड़े। तो वे बिल्कुल सामने मस्ती करते हुए पूरे संवेद में हंसें या संवेद में रोएं। सो उनकी एक बहुत बड़ी सफलता मानता हूँ ये। अच्छा, मैं तो एक वाक्य में कहूँ, मैं उस आदमी के बहुत कूल दिखाई देने में बड़ा ताज्जुब करता हूँ कि कोई तनाव नहीं चेहरे पे इतने बड़े बड़े काम कर देने के बाद। बिकॉज कि वो जब आते हैं स्क्रिप्ट पे 1.5 साल 2 साल काम करके, और उन्हें पता है हमेशा। हाँ, वो हमेशा उस तरीके से रहते हैं वे, और तनाव परिलक्षित नहीं होने देते हैं। और मैंने रिलीज के समय तो निश्चित तौर पे तनाव होता है, लेकिन उस तनाव के समय की फोटो नहीं आ पाती है। और वैसे बहुत कूल होके मतलब मिलते हैं। ही इज ए कूल गाय, और बहुत ही आराम से काम कराने वाले व्यक्ति हैं, और उन्होंने चीजों को समझा है। मैंने उनकी कार्यशैली में अक्सर देखा है कि जब हम गोलमाल 1 जब हम कर रहे थे, तो हम पूरे लंबे लंबे दृश्य एक बार में शूट किया करते थे। और अब उन्होंने उसमें तकनीकी परिवर्तन बहुत ज्यादा किए हैं। अब वो उतना ही शूट करते हैं जिनको टेक्निकली उतना रखना होता है। यदि हमने उनके साथ दिलवाले फिल्म एक शूट की थी, तो मेरा और पंकज त्रिपाठी का एक सीन था, बहुत लंबा सीन था, शाहरुख साहब की फिल्म थी। तो रोहित ने वो 1 शॉट सीन किया था, वो 7.5 मिनट का सीन है वो। तो 5-6 कैमरे लगा के लिए गए थे, फिर उसको एडिट किया गया, फिर वो 3 मिनट का सीन रहा, लेकिन हर बार पूरा सीन एक बार में शूट हुआ है वो। तो रोहित का वो भी कहना होता था कि नहीं यार मुकेश, तुम थिएटर से हो, तुम एक बार में इसको पूरा करो ना, तो फिर मुझे उसको टेक्निकली उसकी आत्मा नहीं मरेगी, उसकी प्रवाह नहीं मरेगा। तो वे समझते भी हैं कि किस अभिनेता में क्षमता है, किसमें नहीं है। बहुत सारी कमजोरियां मेरी भी, जब मैं एक्शन में करता हूं तो वो कैसे वो संभालते हैं, और वो चीजें सहज कर देते हैं। सेट पे आप जाते हो तो कोई इतनी सारी सफल फिल्में देने के बाद एक ऑरा क्रिएट हो जाता है। तो अभिनेता वैसे ही डरने लगता है कि इतने सफल अभिनेता के साथ काम कर रहे हैं तो कैसे होगा। सो वो सबसे पहले वो ऑरा तोड़ देते हैं, सहज वातावरण बनाते हैं, और उस सहजता में ही ऐसी निर्माण हो पाता है और लोगों के परफॉर्मेंसेस निकल पाते हैं। मुकेश भैया, अब 2-3 मिनट बचे हैं और बातें बहुत सारी हैं, तो बस तो आप बिल्कुल, आप बातें लंबी हैं, क्योंकि आप मिल गए तो आपसे इतने समय के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मैं भोपाल में ही बैठा हूँ, और लॉकडाउन ने बात भी बहुत बना दिया है। अभी इस बीच ये हुआ कि एक 2-3 महीने लगा कोई संवाद, कोई बातचीत हो ही नहीं पाई। तो बीच में जैसे वो अभी आपने एक बार अशोक से आपकी लंबी बातचीत हुई थी, तो जी अशोक जी से मेरी बात किया। हाँ, मेरी बात हुई थी। मैंने कहा चलो, अब यहाँ वहाँ पूछते रहते हैं, अपनों से कभी बात नहीं हो पाती है, और एक झिझक भी हो जाती है। मैंने बताया ना, संकोची स्वभाव का हूँ, तो मैं ऐसा लगता है कि परेशान तो नहीं कर रहा हूँ, कोई मतलब दिक्कत तो नहीं हो रही है। सो मैं मन ही मन, फिर हालांकि बतियाता रहता हूँ, सबकी तस्वीरें मुझे दिखाई देती रहती है मन ही मन मुझे, मैं भूलता किसी को नहीं हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में माँ ने एक संस्कार दिया कि बचपन से मैं जिससे भी जुड़ा हूँ आज तक जुड़ा रहा हूँ। और यही परंपरा रही है कि जिस भी निर्देशक के साथ मैंने काम किया, 5 फिल्में से कम मैंने नहीं की। राजकुमार संतोषी जी हों, चाहे प्रकाश झा साहब हों, चाहे रोहित शेट्टी जी हों, या साउथ के मेरे डायरेक्टर्स हैं, कि मैं उनके साथ निरंतरता में काम करता हूँ। और 5-5, 6-6 फिल्में एक निर्देशक के साथ हो चुकी हैं मेरी।
तो वो निरंतरता में बनाए रखना चाहता हूँ कि या तो जुड़ो मत, या जुड़ो तो फिर अंत तक जुड़े रहेंगे। हम एक बार और मिलेंगे क्या दोबारा कुछ दिन